अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी, आपका अपना यूट्यूब चैनल जहां हम इंग्लिश न्यूज़पेपर के ज़रिए इंग्लिश को बिगनर लेवल से सीखते हैं। अच्छा, जो आज का एडिटोरियल है वो असल में औरतों के हुकूक़ के ऊपर है। मतलब कि जायदाद में जैसे औरतों का हिस्सा एक मुकर्रर किया गया है, तो जब ये हिस्सा लेने के लिए जब औरत कोई डिमांड करती है या वो अपना हिस्सा लेना चाहती है तो उसे किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। और सेकंड थिंग, इस एडिटोरियल लेने का मकसद ये है कि ये एडिटोरियल में बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुए हैं, बहुत हाई वोकैब इस्तेमाल हुई है। तो वो लोग जो वाकई इंग्लिश स्ट्रक्चर सीखना चाहते हैं, वोकैब सीखना चाहते हैं, ग्रामर सीखना चाहते हैं, तो आज का एडिटोरियल उनके लिए बेस्ट है। वो बी टाइट मतलब एक इंसिडेंट जो हुआ है ना, हैपन हुआ है। कहाँ ओपन हुआ है? अ वुमेन, एक औरत, हु इंसिस्ट, जो जोर देती है किस बात पे? ऑन हर राइट्स, कि उसे अपने राइट्स चाहिए। कहाँ चाहिए? इन दिस पैट्रियार्कल सोसाइटी, ऐसी सोसाइटी जहाँ पे आदमियों का राज है। तो वो क्या बात कर रही हो? ये बात कह रही है कि एक बहुत बुरा इंसिडेंट हुआ है, ठीक है। एक औरत जो कि इंसिस्ट कर रही है, जो डिमांड कर रही है अपने राइट्स को, अपने हुकूक के लिए इन आदमियों की सोसाइटी में। इस सेंटेंस में वो कह रहा है कि एक बहुत ही मिजरी हुई है, बीटाइट हुई है, हैपन हुई है एक औरत के साथ जो कि इंसिस्ट करती है अपने राइट्स के लिए उस सोसाइटी में जहाँ पे आदमियों का राज है। तो वो का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मिजरी, डिस्ट्रेस, इंटेंस मोफुलनेस, मतलब बहुत ख़राब चीज़ का होना। और बी टाइट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हैपन, अकर। पैट्रियार्कल का मतलब क्या होता है? ये जो पैट्रियार्कल वर्ड है ना, इसके अंदर एक रूट यूज़ होती है जो है आर्क। इसका मतलब होता है हुकूमत, ठीक है, रूल और गवर्न। तो पैट्री का मतलब क्या होता है? पैट्री का मतलब होता है फादर को कहते हैं। ये टर्म जो है ना पैट्री, ये फादर के लिए इस्तेमाल होती है। तो इससे मुराद ये है कि मतलब मेल को ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि ऐसी कम्युनिटी जहाँ पे क्या होता है, आदमी की हुकूमत होती है। तो आर्क वर्ड जो है ना, आपको जहाँ भी नज़र आएगा तो ये रूल को बताएगा, ये हुकूमत को बताएगा। तो इसको जब इसके साथ मिलाया जाता है, इस रूट के साथ, आर्क के साथ, तो ये क्या बनता है? द मेल हेड ऑफ अ फैमिली और कम्युनिटी, मतलब ऐसी कम्युनिटी या ऐसी फैमिली जहाँ के जिसके अंदर जो हुकूमत होती है वो आदमी की होती है। द फुल स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होता है? रेंज होती है, ठीक है। अच्छा, किस चीज़ की रेंज? ऑफ फैमिली एंड कम्युनल प्रेशर। क्या बात कर रहा है? वो कह रहा है कि जब जो फुल रेंज है ना एक फैमिली की, कम्युनिटी प्रेशर की, हर तरह से जो फैमिली की तरफ और कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर आता है, अंडरपिन्ड, उसमें सपोर्ट किया जाता है बाय हाइड बाउंड, बाय किसके जरिए? हाइड बाउंड मतलब कंजर्वेटिव नोशंस, ऐसी नोशन, ऐसे तस्वुरात जो कि तकियानोसी हैं, जो कि कंजर्वेटिव हैं। अच्छा, नोशन किस चीज़ की हैं? ये ख्यालात किस चीज़ के हैं? ऑफ प्रपोजिशन के जरिए बता रहा है, ओनर के, इज्जत के। इज़ अप्लाई टू, ये जो फुल स्पेक्ट्रम है ना, इज़ अप्लाई टू, ये अप्लाई किया जाता है। ये फुल स्पेक्ट्रम किस चीज़ का है? ये प्रेशर का है, ठीक है। मुख्तलिफ रेंज का जो प्रेशर है ये उसका डिस्कस किया हुआ है कि फैमिली की तरफ से और कम्युनिटी की तरफ से जो प्रेशर आता है। तो ये जो प्रेशर होता है ना, ये जो फुल स्पेक्ट्रम है, ये अप्लाई टू होता है, ये लगाया जाता है किसके ऊपर? टू कंपेल हर, उसको मजबूर करने के लिए। अच्छा, किस लिए मजबूर करना है? आप रिट्रीट करने के लिए, कि वो विड्रॉ कर ले, वो जो उसने अपनी रिक्वेस्ट की है ना कि मुझे हिस्सा चाहिए, तो इस चीज़ से पीछे हट जाए। तो ये बात कर रहा है, कह रहा है कि जो पूरा एक स्पेक्ट्रम है ना, पूरी रेंज है मुख्तलिफ किस्म के प्रेशर की। एक तरफ से फैमिली प्रेशर है, तो एक तरफ से कम्युनिटी का प्रेशर है, और ऊपर से ये वो चीज़ें हैं जिनको सपोर्ट किया जाता है किसके ज़रिए? कंजर्वेटिव नोशंस के ज़रिए, कंजर्वेटिव ख्यालात के ज़रिए। और ख्यालात किसके? ओनर के, ओनर वर्ड को इस्तेमाल करके। तो ये जब प्रेशर अप्लाई किया जाता है तो इसका मकसद क्या होता है? ताकि उसको कंपेल कर दें, उसको मजबूर कर दें कि वो विड्रॉ कर ले, वो पीछे हट जाए, अपनी दरख्वास्त को वापस ले ले कि मुझे हिस्सा चाहिए। तो फुल स्पेक्ट्रम क्या होता है? देखो, स्पेक्ट्रम चीज़ होती है कि ब्रॉड रेंज ऑफ रिलेटेड वैल्यूज़। रेंज किस चीज़ की होगी? वो वैल्यूज़ की भी हो सकती है, क्वालिटीज़ की भी हो सकती है, आइडियाज़ की भी हो सकती है, एक्टिविटीज़ की भी हो सकती है। इनके लिए इस्तेमाल हुआ है स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे प्रेशर की बात कर रहे हैं कि मुख्तलिफ किस्म का प्रेशर। अंडरपिन मतलब ऐसा प्रेशर जिसको सपोर्ट किया जाता है, जस्टिफाई किया जाता है, और फॉर्म द बेसिस ऑफ, मतलब जिसकी बुनियाद के ऊपर इन चीज़ों को लेकर आगे चला जाता है। हाइड बाउंड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कंजर्वेटिव, रिजिड इन ओपिनियंस। मतलब कंजर्वेटिव हर वो इंसान होता है
जो नए आइडियाज़ को अपने दिमाग में नहीं आने देता, वो उन्हीं पुराने ख्यालात के ऊपर ही अड़ा होगा। अप्लाई टू का मतलब मैंने बता दिया कि ये जो प्रेशर है ये अप्लाई टू किया जाता है, मतलब उसके ऊपर लगाया जाता है। रिट्रीट करने का मतलब क्या? विड्रॉ करना, वापस हो जाना, वापस हाथ खींच लेना। कम्युनल का मतलब होता है कम्युनिटी। अ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट, इन दिस पेपर, इस पेपर में, ठीक है, ये डॉन न्यूज़पेपर की बात कर रहा है। येस्टरडे कब हुआ? उसने कहा ये कल का जो अखबार था ना उसकी बात कर रहा है, उसमें एक रिपोर्ट आई है। अच्छा, क्या थी ये रिपोर्ट? टोल्ड ऑफ, उसने डिस्क्राइब किया। अच्छा, किस चीज़ को डिस्क्राइब किया? द ऑर्डियल, मतलब एक बड़ी अनप्लेजेंट सिचुएशन को बताया। अच्छा, ये कौन सी ऑर्डियल थी? वो कह रहा है एंड्यूर्ड बाय, V3 के ज़रिए बता रहा है कि जिसको एंड्यूर्ड किया गया था, किसके ज़रिए? बाय लगा के बता रहा है 20 ईयर ओल्ड परवीन के ज़रिए। कहाँ था? इन रूरल पंजाब, पंजाब के देहाती इलाके में। सिंपली, सिर्फ वो कह रहा है बिकॉज, क्योंकि शी हैड द टेबिलिटी, मतलब उसके अंदर इतनी बोल्डनेस थी। किस लिए थी वो बोल्डनेस? टू डिमांड करने के लिए। किस चीज़ को? हर शेयर, अपने हिस्से को। कहाँ? इन द फैमिली इनहेरिटेंस, मतलब फैमिली की जो जायदाद थी ना उसके अंदर से उसने हिस्सा मांगा था। तो अब वो ये बात कर रहा है कि एक रिपोर्ट आई है कल के ही डॉन न्यूज़पेपर में, जिसमें उसने डिस्क्राइब किया एक बड़ी ही ख़राब हालत को, जिसको साहा एक 20 साल की लड़की परवीन ने, क्योंकि उसके अंदर इतना वो बोल्डनेस थी कि उसने डिमांड कर दिया अपने ही फैमिली इनहेरिटेंस को, मतलब अपने ही हिस्से को फैमिली की जायदाद में से। अच्छा, अब इसमें ना एक ग्रामर कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हुआ है। पहले ये देखो, टोल्ड ऑफ, टोल्ड ऑफ का मतलब क्या होता है? हमने तो खाली टोल्ड सुना हुआ है ना, टोल्ड ऑफ को तो नहीं देखा हुआ। टोल्ड ऑफ का मतलब होता है डिस्क्राइब करना समथिंग, किसी चीज़ को डिस्क्राइब करना। टू मेक द डिटेल्स ऑफ समथिंग नोन, मतलब ये रिपोर्ट आई थी, इसने क्या किया है? इसने ये जो डिटेल्स थी ना, ये जो 20 साल लड़की के साथ जो हुआ है, इस डिटेल्स को हम सब के साथ वाकिफ़ करवाया है। अच्छा, ऑर्डियल क्या होती है? ऑर्डियल होती है पेनफुल, अनप्लेजेंट एक्सपीरियंस, ट्रायल, ट्राइब्यूलेशन, टेस्ट। ये सब का मतलब यही है कि मतलब एक तकलीफ दे ऐसी सिचुएशन जो कि ना खुशगवार है। एंड्यूर्ड बाय का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है वेंट थ्रू, गुजरना, एक्सपीरियंस्ड करना। अच्छा, टेम्परेरी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर। देखो, ये यहाँ पे कॉन्फिडेंट का वर्ड भी इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया, क्योंकि इसने टेम्परेरी का वर्ड इसलिए इस्तेमाल किया है कि ये भी कॉन्फिडेंट बिहेवियर होता है, लेकिन ये एक्सट्रीमली कॉन्फिडेंट बिहेवियर होता है। दैट पीपल आर लाइकली टू कंसिडर रूड, कि जिसको ज़्यादातर लोग, वो इतना कॉन्फिडेंस ओवर हो जाता है कि लोग उसको क्या तस्वर करने लग जाते हैं? रूड तस्वर करने लग जाते हैं। लोगों की नज़र में वो वाला कॉन्फिडेंस जो है ना, उस इलाके की बात कर रहा है कि वहाँ पर इतना कॉन्फिडेंस जो है ना वो कंसिडर किया जाता है रूड, गलत तस्वर किया जाता है। अच्छा, यहाँ पे हैड का इस्तेमाल किया है। अच्छा, ये जो हैज़, हैव और हैड जो है ना, ये जब मेन वर्ब बनते हैं तो ये क्या करते हैं? पोजेशन को शो करते हैं। जैसे यहाँ पे अब इस्तेमाल हुआ है हैड का, तो मैं ये इसको हैड को लेके चलूँगी, ये मैं हैज़ और हैव की बात नहीं करूँगी, ठीक है। जब हमने ये बात करना है ना कि पास्ट में मेरे पास कुछ था, मेरे पास पास्ट में कुछ था, तो मैं क्या कहूँगी? आई हैड अ पेन, मेरे पास पेन था। तो यहाँ पे ये हैड, वो तो हैड नहीं लगा हुआ ना, ये हेल्पिंग वर्ब तो नहीं बन रहा, ये किसी और वर्ब के लिए तो नहीं आया, ये यहाँ पे खुद ही मेन वर्ब बन रहा है। मतलब ये पोजेशन को शो कर रहा है कि मेरे पास पेन था, ठीक है, ये बात हो गई। अब इसको नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेक करो। जब इसको नेगेटिव बनाना होता है ना कि मेरे पास पेन नहीं था, मेरे पास पेन है ही नहीं था, मतलब जब बात कर रहे हो ना पास्ट की कि मेरे पास पेन नहीं था, तो तब आपने किस तरह से बनाना है? आपने यूज़ करना है डिडंट को, सब्जेक्ट प्लस डिडंट, फिर हैव प्लस सब्जेक्ट। हैव क्यों आया है? क्योंकि इसके साथ डिड इस्तेमाल हुआ है। डिड के साथ क्या इस्तेमाल होती है? बेस फॉर्म इस्तेमाल होती है, और हैव जो है ना वो बेस फॉर्म होती है। तो इस वजह से उसने कहा है कि आई डिडंट हैव एनी पेन, मेरे पास कोई पेन नहीं था। अब यहाँ पे उसने हैडंट नहीं किया, यहाँ पे उसने डिडंट को लगाया, क्योंकि हम पास्ट की बात करें, और यहाँ पे जो हैड है वो सिर्फ पोसेशन को शो कर रहा है। अच्छा, अब इसको इंट्रोगेटिव बनाना हो तो फिर क्या करेंगे? फिर हम ये करेंगे, डिड को पहले ले आएंगे, फिर उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, फिर हैव आएगा, और फिर उस चीज़ का नाम लिखेंगे जो आपके पास थी, ठीक है। डिड आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन था? आप एक सिचुएशन को कंसिडर करो कि पहले आपने कहा मेरे पास पेन था, फिर आपने कहा मेरे पास पेन नहीं था, ठीक है। अब मेरे पास पेन नहीं था, आई डिडंट हैव एनी पेन,
ये इस स्ट्रक्चर को देखो, अक्सर मैंने लोगों को देखा है कि वो खाली हैव के साथ ही ये सेंटेंस बना देते। नहीं, आई डिडंट हैव एनी पेन, मेरे पास पेन नहीं था। अब आपने इसका वो इंटरोगेटिव वो सेंटेंस बनाना है तो आप क्या कहोगे, डिड आई हैव अ पेन, कि क्या मेरे पास एक पेन था। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव बनाना है ना, तो फिर ये बनेगा डिडंट प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। डिडंट आई हैव अ पेन, क्या मेरे पास पेन नहीं था। मतलब काफ़ी अच्छा स्ट्रक्चर है लेकिन काफ़ी बेसिक है। तो इसके ऊपर आप 1 2 3 3 सेंटेंसेस बनाओगे ना तो फिर ये आपके माइंड से नहीं जाएगा। इसके अलावा अगर किसी एडिटोरियल में वो हैव को लेके इस्तेमाल करता है ना पोजेशन बनाने के लिए, तो उसका जो प्रेजेंट टाइम का वो होगा ना, वो हम उसमें कंसीडर कर लेंगे। नेक्स्ट में सीरीज, एक सीरीज, ठीक है, किस चीज़ की सीरीज है, ऑफ इंटरडिपेंडेंट फैमिली टाइज, के मतलब फैमिली जो टाइज है, फैमिली के जो रिश्ते हैं वो एक दूसरे के ऊपर बहुत डिपेंडेंट है। ठीक है, अब ये जो सीरीज़ है ना, उसने क्या कर दिया, कॉम्प्लिकेटेड, उसने कॉम्प्लिकेट कर दिया, पेचीदा कर दिया, किस चीज़ को, सिनेरियो को, स्टिल फर्दर, और भी ज़्यादा। पहले ही वो पेचीदा था, अब और ही ज़्यादा पेचीदा हो गया। जब उनके मसला अक्सर देखा नहीं है कि वो लोग जो गांव के लोग होते हैं उनके साथ उनके जो रिलेशंस होते हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ रिलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। वो उन्होंने अगर कोई भी डिसीजन लेना होता है तो वो एक फैमिली डिसीजन नहीं लेती, उनके साथ दूसरी तीसरी चौथी फैमिलीज़ भी होती हैं जो सब मिलकर डिसीजन लेती हैं। तो वो कह रहे हैं वो जो इतना सीरीज़ है ना, इंटरडिपेंडेंट के, बहुत ज़्यादा एक दूसरे पर डिपेंडेंट है, इसने कॉम्प्लिकेट कर दिया सिचुएशन को। और क्या कर दिया, ये जो चीज़ थी ना, ये उसको ड्राइविंग हर ले गई, उसको चलाते हुए ले गई। मतलब मेन कॉज ये चीज़ थी जो ड्राइविंग हर कर गई, उसको चलाते हुए ले गई किसकी तरफ, एक धमकी की तरफ। धमकी क्या थी, सुसाइड की। मतलब उस पर्सन ने किसकी तरफ सोचना शुरू कर दिया, सुसाइड की तरफ सोचना शुरू कर दिया। अच्छा, यहाँ पे जो थ्रेडन है ना, ये वर्ब है, ये याद रखना है आपने, ये नाउन नहीं है, यहाँ पे थ्रेडन जो है वर्ब है। अच्छा, इंटरडिपेंडेंट मतलब डिपेंडिंग ऑन ईच अदर। अच्छा, एन अंकल ऑफ इकराज हैज़ फाइल्ड एन एप्लीकेशन विद द पुलिस। अब ये जो एक अंकल थे ना इकरा के, उसने क्या किया, फाइल्ड किया किस चीज़ को, एप्लीकेशन को, किससे, विद द पुलिस। पुलिस के साथ जाके ना उसने एक एप्लीकेशन को ना दर्ज करवा दिया, पुलिस के FIR दर्ज करवाई। क्लेमिंग, दावा करते हुए, हर फादर एंड ब्रदर, कि उसके जो बाप था और भाई थे, वर इंडीड स्कीमिंग, वो क्या कर रहे थे, वो प्लॉटिंग कर रहे थे, स्कीम कर रहे थे। टू डिप्राइव हर ऑफ, कि उसको महरूम कर देंगे हर शेयर उसी के हिस्से से। एंड दैट, ये कि शी वॉज इन डेंजर ऑफ, वो खतरे में थी, किस चीज़ के खतरे में, बीइंग किल्ड, बीइंग होने के, किस चीज़ के होने के, V3 लगा के बता रहा है, किल्ड किसके ज़रिए, बाय लगा के बता रहा है, देम उनके ज़रिए। देम किसके लिए आया है, ये इन फादर के लिए और ब्रदर्स के लिए आया है। किसके बहाने, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ ओनर, के ओनर के बहाने उसको कत्ल कर दिया जाएगा। वो ये बात कर रहा है कि जो इकरा के अंकल थे ना, उसने FIR दर्ज करवा दी। पुलिस में जाकर उसने ये बता दिया कि उसका जो बाप था और उसके जो भाई थे वो स्कीम कर रहे हैं, वो प्लॉटिंग कर रहे हैं कि वो किसी तरह से उसको महरूम कर दें जायदाद से। और वो जो लड़की है वो बहुत ज़्यादा खतरे में है कि उसको मार दिया जाएगा ओनर के बहाने। मतलब कहा जाएगा जी फैमिली ओनर के लिए उसको मर्डर किया, लेकिन असल जो रीज़न है वो रीज़न ये था कि उसने जायदाद में से हिस्सा मांगा। अच्छा, अब एक चीज़ चेक करो, इस सेंटेंस में ग्रामर चेक करो। यहाँ पे आया एन अंकल और उसके बाद आया ऑफ, उसके बाद इकराज आया। तो ये क्या स्ट्रक्चर हुआ, तो ये स्ट्रक्चर ये हुआ है कि यहाँ पे ये जो बात कर रहा है ना, वो बात कर रहा है इकराज अंकल्स की, मतलब इकरा के अंकल। और मैंने ऑफ प्रपोजिशन का बताया था कि ऑफ प्रपोजिशन जो है वो सिलेक्शन का काम भी करती है। तो अब इकरा का एक अंकल तो नहीं है ना, होता तो उसने वो एक ही मेंशन करना था कि एक जो इकरा का अंकल था उसी ने फाइल करवाया, नहीं। इसका मतलब है, इससे पता चल रहा है कि इकरा के और भी अंकल थे, उन अंकल में से ऑफ प्रपोजिशन के जरिए उसने सिलेक्शन की कि एन अंकल, मतलब उनमें से एक अंकल जो था ना उसने फाइल करवाई। दूसरी बात, अब यहाँ पे उसने बनाना था पोसेसिव केस, इकरा पोसेशन शो करनी थी इकरा की उसके अंकल के ऊपर कि इकराज अंकल्स, ठीक है। उसने क्या किया, एस के बाद जब उसने पोसेसिव केस लगाया उसके बाद उसने अंकल्स नहीं लिखा। क्यों नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे अंडरस्टूड है, क्योंकि वो ऑलरेडी अंकल की बात कर चुका है। तो ये बात अंडरस्टूड है कि वो अंकल की ही बात कर रहा है, इसलिए उसने उस चीज़ को नाउन को दोबारा रिपीट नहीं किया। अच्छा, यहाँ पे इस्तेमाल हुआ एक स्ट्रक्चर ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ। इसका स्ट्रक्चर मैं थोड़ा सा समझा दूँ, ये इंग्लिश एडवांस स्ट्रक्चर्स में आती है। ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ का अक्सर ऐसा होता है ना कि कहते हैं कि यार उसने मुझे काम के बहाने से फ़ोन किया था, उसने मुझे काम के बहाने से वहाँ पे बुलाया, वो उसके मिलने के बहाने वहाँ पे गया। तो ये जो बहाने होते हैं ना उसके लिए स्ट्रक्चर होता है ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ।
ठीक है, इसमें दो चीज़ें होती हैं। अगर तो आपने खाली किसी चीज़ का नाम लिखना है ना, किसी चीज़ के बहाने, किसी करने को, किसी एक्टिविटी को नहीं शो करना, आपने किसी चीज़ का नाम लिखना है, तो फिर आप फर्स्ट स्ट्रक्चर इस्तेमाल करोगे। वो ऐसे कि जैसे दे किल्ड हर, उन्होंने उसे मार दिया, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, दे किल्ड हर। उसके बाद क्या आया, ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, किसके बहाने, उसके बाद वो समथिंग जो भी चीज़ है उसका नाम लिख दिया, ओनर, ओनर के बहाने, इज्जत के नाम पर, यानी कि उसको कत्ल कर दिया। अब सेकंड में देखो, अब यहाँ पे जो बहाने में जो चीज़ आएगी ना, उसमें वर्ब आएगी किसी काम की करने के बहाने। अब यहाँ पे देखो, वो कहता आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, ये हमारा सेंटेंस हो गया। उसके बाद आया ऑन द प्रीटेक्स्ट ऑफ, किस चीज़ के बहाने, सीइंग हर, मतलब उसको देखने के बहाने, यहाँ पे एक्टिविटी को शो कर रहा है, उसको देखने के बहाने मैं वहाँ पे गया। तो इस तरीके से इसको याद रखिएगा। द स्टोरी इज सैडली टिपिकल, कह रहा है ये जो स्टोरी उसने बताई है ना, ये टिपिकल है, मतलब यूजुअल है, ऑफ अ सोसाइटी, सोसाइटी की एक यूजुअल कहानी है। वेयर, जहाँ वुमेन हैव टू नेविगेट, औरतें जो होती हैं ना, वुमेन हैव टू, ये मजबूरी को शो कर रहा है, हैव टू, हैज़ टू, हैव टू जो होता है ना, वो मजबूरी को शो करते हैं, मतलब कोई काम करना पड़ रहा है, वहाँ पे औरतों को क्या करना पड़ता है, वो हैव टू नेविगेट, उनको डील करना पड़ता है, किस चीज़ से, प्लेथरा ऑफ, बहुत सारी, किस चीज़ से, प्रिजुडाइसिस से। प्रिजुडाइस होता है कि मतलब पहले से जो अजम्पशन कर लेना, और किस चीज़ से इनको सामना करना पड़ता है, मिसोजिनिस्टिक से। मिसोजिनिस्टिक कौन होते हैं, वो लोग होते हैं जो औरतों से नफरत करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, ऐसी ट्रेडिशंस हैं जहाँ पे वो मिसोजिनिस्ट ट्रेडिशंस, मतलब ऐसी रवायत जहाँ पे जिसमें तस्वुर किया जाता है औरतों को कमतर, ऑन अ डेली बेसिस, मतलब रोज़मर्रा की बात कर रहा है। कह रहा है ये जो स्टोरी अभी मैंने बताई है ना, ये आम है, मतलब हमारी सोसाइटी में आम है, जहाँ पे औरतों को डील करना पड़ता है बहुत सारी प्रिजुडाइसिस से, यकतरफी से, मतलब एक तरफ आपका जो बयान होता है उस तरफ से, और मिसोजिनिस्ट ट्रेडिशन, ऐसी ट्रेडिशंस जहाँ की ऐसी रवायतें जहाँ पे औरतों को कमतर समझा जाता है डेली बेसिस के ऊपर। अच्छा, अब ये देखो, हैज़ टू, हैव टू का मैंने बताया कि ये किसी चीज़ को, मजबूरी को शो करते हैं, मतलब कि आप चाह नहीं रहे किसी चीज़ को करने, लेकिन बस आपकी मजबूरी, आपको ये करना पड़ेगा। नेविगेट करने का मतलब होता है टू डील करना, टू डील इफेक्टिवली विद द डिफ़िकल्ट सिचुएशन, किसी मुश्किल सूरत हाल से निमटना। अच्छा, प्लेथरा का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है अ लार्ज ऑफ और एक्सेसिव अमाउंट ऑफ समथिंग, बहुत ज़्यादा मकदार में कोई चीज़ होना। अच्छा, प्रीजुडाइसिस क्या होता है, प्री का मतलब होता है पहले, जुडाइस मतलब जजमेंट, पहले से ही आपने कोई जजमेंट करके रखी है, मतलब जैसे ये जो ट्रेडिशंस हैं इसमें पहले से ही तस्वर किया गया है, इनके बचपन से लेके बड़े होने तक पहले से ये बात इनके दिमागों में होती है जी, औरत कमतर है, औरत कमतर है। तो ये जो चीज़ है ना औरत को लेके, ये प्रीजुडाइसिस है, मतलब पहले से अजम्पशन है इनके दिमाग में। मिसोजिनिस्टिक कौन होते हैं, ठीक है, वो आदमी होता है जो बहुत ज़्यादा नफरत करता है औरतों से। यहाँ क्या तस्वुर करता है कि मैं बेटर हूँ औरत से, शोइंग फीलिंग्स ऑफ हेटिंग वुमेन और अ बिलीव दैट मैन आर मच बेटर देन वुमेन, ऐसे लोग भी होते हैं। तो यहाँ पे उन लोगों की, उन ट्रेडिशंस की बात कर रहा है, उन रस्म रवाज की बात कर रहा है कि जिसके अंदर ये सबको तस्वुर किया जाता है, औरत को कमतर समझा जाता है। लेजिस्लेशन, कवानीन। अच्छा, कौन से कवानीन, टू प्रोटेक्ट करने के लिए, हिफाजत करने के लिए। अच्छा, किस चीज़ को हिफाजत करनी है, देयर राइट्स, उनके जो हकूक़ हैं। मे हैव बीन ऑन द स्टैच्यू बुक्स, कहता है हो सकता है वो हों कानून की किताब में, फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों से, बट लेकिन मैनी वुमेन्स लिव्ड रियलिटी, लेकिन बहुत सारी जो औरतें हैं ना, उनकी जो लिव्ड रियलिटी है, जिसको वो सहती हैं, जो असल हकीकत है, इज़ क्वाइट डिफरेंट, वो बहुत मुख्तलिफ है। वो ये बात कह रहा है कवानीन तो हो सकता है कि हों स्टैचू बुक में, मतलब जो हमारी कानून की किताब है उसमें औरतों के तहफ़्फ़ुज़ की कवानीन मौजूद होंगे, लेकिन जो रियलिटी है ना वो कहता है ज़रा मुख्तलिफ है। स्टैचू बुक्स क्या होती हैं, वो बुक होती हैं इन विच लॉज आर रिटन, जहाँ पे कवानीन लिखे जाते हैं। डिफाइंस कैन कम एट अ वेरी हाई प्राइस, कहता है ये जो डिफाइंस है ना, रेजिस्टेंस है, कैन कम, वो आ सकती है, कहाँ आ सकती है, एट अ वेरी हाई प्राइस, मतलब क्या है कि बड़े ये उसके बदले बड़ी भारी कीमत झुकानी पड़ सकती है। एंड एक्वेंसेस, और वो जो कॉन्सेप्ट है, जो एग्रीमेंट है, इन एन एसेंशियली मेल डोमिनेंट, खास तौर पे मेल डोमिनेंट इन्वायरमेंट में सेम्स दिखाई देता है। फॉर मोर प्रैक्टिकल, मतलब प्रैक्टिकल से भी बहुत रियलिस्टिक से ज़्यादा वो सही दिखाई देता है। देन किस चीज़ से, सीकिंग के, चाहने से,
रिड्रेसल मतलब मुआवजा चाहने के। वो क्या बात कर रहा है, वो कह रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ना, अगर आप रेजिस्टेंस शो करोगे, ओपोजिशन शो करोगे, उसके आपको नताइज भुगतने पड़ सकते हैं। उसके नताइज कुछ भी हो सकते हैं और वो ख़तरे वाले ही हो सकते हैं। लेकिन जो एग्रीमेंट है ना, ख़ास तौर पे वो कह रहा है मेल डोमिनेंट एनवायरनमेंट में, वो फिर भी क्या दिखाई देता है, प्रैक्टिकल दिखाई देता है कि मतलब हाँ कि वो चीज़ नज़र आती है। देन किस चीज़ से, सीकिंग से, चाहने से, रिड्रेसल मतलब मुआवजा चाहने से। तो वो कह रहा है कि रेजिस्टेंस जो है ना अपोजिंग, उसके वो तो आपके, अगर आपने अपोजिंग कर ली, आपने रेजिस्टेंस दिखा दी, तो उसके तो नताइज आपको भुगतने पड़ेंगे। तो जो एक्वेंसेस होती हैं ना, जो एग्रीमेंट होता है, वो सीन दिखाई देता है प्रैक्टिकल, कि वो फिर भी प्रैक्टिकल दिखाई देता है, रियलिस्टिक दिखाई देता है। किस चीज़ की निस्बत से, इस मुआवजे की निस्बत से। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज़ चेक करो, कम एट अ प्राइस का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू हैव अ नेगेटिव और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज ड्यू टू सम एक्शन, कि तुमने यहाँ पे कौन सा एक्शन हुआ, यहाँ पे डिफाइंस रेसिस्टेंस का हुआ, ओपोजिशन का हुआ है। ये जो ओपोजिशन की है, इससे क्या होगा, एक गलत नताइज होंगे, नेगेटिव और अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंसेज होंगे तुम्हारे इस एक्शन की बुनियाद पे। तो कम एट प्राइस का मतलब होता है कि आपको भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। एक्वेंसेस का मतलब होता है कॉन्सेंट, रजामंदी, एग्रीमेंट। अच्छा, ये जो इसेंशियली है, इसका मतलब होता है बेसिकली, मेनली, प्राइमरली, फंडामेंटली, मोस्टली, लार्जली, प्रिंसिपली, आप कोई भी लगा सकते हैं। इसका मतलब होता है बुनियादी तौर पर। अच्छा, प्रैक्टिकल का मतलब होता है रियलिस्टिक, पॉसिबल। रिड्रेसल का मतलब होता है मुआवजा। लास्ट ईयर, पिछले साल, इन पंजाब में अ वुमन, एक औरत वॉज रेस्क्यूड, उसको रेस्क्यू किया गया था, उसको बचाया गया था। किसके बाद? आफ्टर हैविंग बीन हेल्ड कैप्टिव, मतलब जब उसको कैद में रखे जाने के बाद। कहाँ रखे जाने के बाद? इन अ रूम, एक कमरे में, फॉर एन इंटायर डिकेड, पूरे 10 साल के लिए, बाय हर ब्रदर्स, के ब्रदर्स के जरिए, हु डिडंट वांट हर टू गेट हर राइटफुल शेयर, जो ये नहीं चाहते थे कि वो ले क्या, अपना राइटफुल मतलब अपना सही हक इन द फैमिली प्रॉपर्टी, जो ख़ानदान की प्रॉपर्टी है, जो उनकी विरासत है, उसके अंदर से जो अपना हिस्सा है वो ना ले। इस वजह से उसने क्या किया, उन्होंने एक औरत को 10 साल के लिए, उसके भाइयों ने उसको कैद में करके रख लिया और उसको रेस्क्यू किया गया था। वॉज रेस्क्यूड मतलब यहाँ पे सिंपल पास्ट जो है उसका पैसिव स्ट्रक्चर बनाया गया। अंडर द प्रिवेंशन ऑफ एंटी वुमन प्रैक्टिसेस एक्ट, अच्छा ये जो कवानीन था ना औरतों के लिए 2011 में, डिप्राइविंग ऑफ, कह रहा है डिप्राइविंग ऑफ मतलब महरूम करना औरतों को ऑफ इनहेरिटिंग प्रॉपर्टी, उनका जो विरासती हक है ना, किस तरीके से उनको डिप्राइव करना, महरूम करना, बाय लगा के बता रहा है, डिसीटफुल और इलीगल मीन से, मतलब गलत तरीक़ों से और धोखाधड़ी से और गैर कानूनी तरीक़ों से। ये क्या चीज़ें हैं? ये पनिशेबल हैं, काबिल सज़ा हैं। किसके साथ क्या पनिशेबल है इसके लिए? विद इम्प्रिजनमेंट मतलब कैद होगी, ऑफ अप टू 10 ईयर्स मतलब कितने साल की कैद होगी? 10 साल की कैद होगी, बट लेकिन नो लेस दैन 5, लेकिन 5 से कम नहीं होगी। और या विद ₹1 मिलियन फाइन, या 1 मिलियन का फाइन होगा, या बोथ होगा। तो वो कह रहा है जो एक्ट हुआ था ना औरतों की, मतलब ये औरतों की राइट्स के ऊपर जो एक्ट बना था 2011, उसमें ये बोला गया था कि औरतों को उनकी जायदाद से जो भी धोखाधड़ी से या गैर कानूनी तरीक़ों से उसको महरूम करने की कोशिश भी करेगा तो उसको सज़ा मिलेगी। और सज़ा क्या होगी? 10 साल की कैद होगी, या कम अज़ कम भी 5 साल होगी, या 1 मिलियन फ़ाइन होगा, या दोनों चीज़ें होंगी। तो डिसीटफुल क्या होता है? इसका मतलब होता है डेलिबरेटली, जानबूझकर, मिसलीडिंग और चीटिंग, मतलब धोखा यही होता है ना, जानबूझकर करना। नेवरदलेस मतलब के बावजूद, कहते हैं ये राइट हो गया ना, ये एक्ट पास हो गया कि ये होगा तो भाई 10 साल की सज़ा होगी, 1 मिलियन फ़ाइन होगा, या कम से कम 5 साल की सज़ा होगी। कहता है इस चीज़ के बावजूद मैन सेंस ऑफ इंटाइटलमेंट, जो आदमी की वो जो सेंस है ना कि मतलब मैं जो हूँ, मैं बेहतर हूँ औरत से, कंटिन्यूस वो भी जारी है टू टेम्पल ऑन, तौहीन करने के लिए राइट्स को। किनके राइट्स? फीमेल रियलिटीज़, जो भी उनकी औरतें रियलिटिव्स हैं, जहाँ भी उनकी खानदान की औरतें हैं, तो उनके जो राइट्स हैं, उनके हकूक़ की अभी भी तौहीन की जा रही है। तो एंटाइटलमेंट क्या होता है? हकदारी होता है। और ट्रैम्पल ऑन क्या होता है? ट्रैम्पल का मतलब होता है ट्रीट विदाउट रिस्पेक्ट, मतलब इज्जत के बगैर ट्रीट करना। इसको ना मैं एक पिक्चर से आपको समझाती हूँ। ये जो पाँव रख रहा है ना किसी इंसान के ऊपर, ये क्या कर रहा है? इसको ट्रीट कर रहा है किस तरह से? तौहीन से। ये होता है ट्रैम्पल, किसी चीज़ को कुचलना अपने पाँव के नीचे। तो ये आदमी क्या कर रहा है? ये औरतों के हकूक़ को इस तरह से कर रहा है इन इलाकों में जहाँ पे उसने बताया है। समटाइम्स, लेकिन कहता बाज़ औक़ात, हाउएवर, ताहम, आउटलायर्स मतलब वो पर्सन जो ज़रा डिफरेंट होते हैं, लाइक इकरा परवीन जैसे, एमर्ज, उभर कर आते हैं।
कैसे उभर कर आते हैं? रिफ्यूजिंग, रिफ्यूज़ करते हुए, मतलब साइमल्टेनियस बैक वर्क का एक्शन क्या है? कैसे उभरते हैं? रिफ्यूज़ करते हुए, इनकार करते हुए। टू बी होने के काउट बाय ट्रेडिशन, के ट्रेडिशन से वो नहीं डरेंगे, उसके डर में नहीं आएंगे। डिमांडिंग, डिमांड करते हुए किस चीज़ को? दे बी गिवन, कि उन्हें दिए जाएं, देयर ड्यू, उनके जो एक्सपेक्टेड राइट्स हैं, उनके जो राइट्स हैं, हकूक़ हैं, वो उनको दिए जाएं। वो क्या बात कह रहा है? कह रहा है बाज़ औक़ात, लेकिन ये एक्सेप्शनल केस बताया उसने कि कुछ आउटलायर्स भी होते हैं। आउटलायर्स क्या होता है? पर्सन होता है, थिंग होता है, डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर मेंबर्स, मतलब दूसरी जो सोसाइटी है, जो मेंबर्स का ग्रुप है, वैसे जो डिफरेंट होता है, मुनफरिद होता है, ठीक है, वो उभरता है। वो कौन होता है? इकरा जैसा होता है, वो बाहर आता है इनकार करते हुए कि वो जो ये ट्रेडिशंस है ना, जो आपने रस्म रिवाज बनाई है, वो उससे डरने वाला नहीं है, और डिमांड करता है इस चीज़ को कि उसके जो राइट्स हैं ना, वो उसको दिए जाएं। अच्छा, काउट का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है टू सबमिट टू वंस विशेज़ बाय इंटीमिटेशन। इंटीमिटेशन होता है किसी को डरा धमका करना, अपनी बात मनवा लेना। उस बंदे को, जैसे उस लड़की ने अगर कहा है कि मुझे मेरे हकूक़ चाहिए, तो वो क्या करे? मुझे विरासत में हिस्सा चाहिए, तो उसके जो आदमी हैं घर के, वो क्या करेंगे? उसको डराएंगे, उसको मारने की धमकी देंगे, और इतना डराएंगे कि वो बाद में जो है ना, अपनी जो ख्वाहिश है, अपनी जो रिक्वेस्ट है, वो विड्रॉ कर लेगी, वो पीछे हो जाएगी उस चीज़ से। अच्छा, अब यहाँ पे ड्यू क्या होता है? इसका मतलब होता है वंस राइट, कि एक का जो अपना अपना हक है। अब देखो यहाँ पे हुआ है बी गिवन। बी गिवन क्या चीज़ है? दे बी गिवन। अब ये जो चीज़ है ना, इसके ऊपर एक डिफरेंट टॉपिक है, ये अभी थोड़े से टाइम में आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन अब जो ये आ गया है तो मैं इसको थोड़ा सा आपको बता दूं कि यहाँ पे हुआ है सब्जंक्टिव मोड इस्तेमाल हुआ है, ठीक है। सब्जंक्टिव मोड क्या होता है? ये ना विश को शो करता है, कमांड को शो करता है, किसी ख्वाहिश को शो करता है, किसी मतलब चीज़ को चाहने को शो करता है। इसमें ये चीज़ होती है, जैसे अभी जो है ना, वो डिमांड कर रही थी किस चीज़ को? कि उसको उसके राइट्स दिए जाएं, ठीक है। यहाँ पे एक विश आई है, क्या आई है? एक विश आई है, एक ख्वाहिश आई है। तो जो ख्वाहिश है ना, उसको बताने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं सब्जंक्टिव मोड, ठीक है। अगर तो ये इस तरह से होता ना कि अगर इसका एक्टिव वॉइस बनाते, यहाँ पे हुआ सब्जंक्टिव मोड का पैसिव वॉइस। अगर इसका एक्टिव वॉइस बनाते तो ये ऐसे बना था, समवन गिव देम देयर ड्यू, कि कोई भी जो है ना, उनको उनके जो बुनियादी हकूक़ है ना, वो देता। अब ये देखो, हमने तो पढ़ा था कि समवन के बाद क्या आता है, क्योंकि सिंगल की बात कर रहा है तो यहाँ पे तो गिव्स आना चाहिए था, पर यहाँ पे तो गिव आया हुआ है। यही तो होता है कि जो डिफरेंशिएट करता है प्रेजेंट टेंस में और सब्जेक्टिव मोड में, कि यहाँ पे कहाँ पे सब्जेक्टिव मोड है, कहाँ पे आप विश कर रहे हो, और ये कहाँ पे रियलिटी है। अब यहाँ पे ये ख्वाहिश हो रही है, कैसे पता चला? क्योंकि यहाँ पे एस और ई एस नहीं आएगा, यहाँ पे बेयर इन्फिनेटिव आएगा, तो इस वजह से ये बना है समवन गिव देम देयर ड्यू। अच्छा, अब इसी को सब्जंक्टिव मूड का मैंने पैसिव बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊंगी? दे, जैसे यहाँ पे बना बी गिवन, बी प्लस B3 देयर ड्यू। अच्छा, उनको उनके हाइट वो जो हकूक़ हैं वो दिए जाते, ये ख्वाहिश हो रही है, तो यहाँ पे क्या बना है? सब्जंक्टिव मूड का पैसिव बना है। ये सब कुछ चीज़ें होंगी ग्रामर में कवर, ठीक है। अभी फ़िलहाल के लिए, मतलब अभी जब आप एडिटोरियल्स पढ़ते हो, आप में बहुत से लोग हैं जो डेली एडिटोरियल्स पढ़ते हैं, तो ऐसे स्ट्रक्चर जो कोई सामने आए तो कम से कम आपके दिमाग में ये बात होनी चाहिए कि ऐसी सब्जेक्टिव मूड जैसी भी चीज़ें हैं यहाँ पे। इसमें प्रेजेंट भी होता है, पास्ट भी होता है। द स्टेट, अब कह रहा है जो स्टेट है ना, मस्ट नॉट काउंटेनेंस, उसको नहीं करना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? इजाज़त नहीं देनी चाहिए। किस चीज़ की? एनी अटैम्प्ट, कोई भी कोशिश। अच्छा, कौन सी कोशिश की बात कर रहा है? टू इंटिमिडेट वुमेन, जो औरतों को डराए। अच्छा, किस लिए डराती है वो? इन टू गिविंग अप देयर इनहेरिटेंस, कि वो सरेंडर कर दें, वो छोड़ दें किस चीज़ को? अपनी इनहेरिटेंस को, अपनी विरासत को वो छोड़ दें। इतना डराना कि वो छोड़ दें। दोज, वो लोग गिल्टी ऑफ ट्राइंग टू डू सो, वो लोग जो गिल्टी हैं, जो मुजरिम है, ट्राइंग कोशिश करने के, टू डू ऐसा करने के, सो मस्ट बी फर्मली डट विद, उनसे बड़ी सख्ती से निपटा जाना चाहिए। वो ये बात कर रहा है कि जो स्टेट है मस्ट नॉट, पहली बात है उसको इजाज़त नहीं देनी चाहिए, अलाउ नहीं करना चाहिए किसी भी कोशिश को, वो कोशिश जो औरतों को डराए कि वो अपने हकूक़ ना लें, अपनी विरासत में हिस्सा ना लें या गिव अप कर दें, सरेंडर कर दें। दोज गिल्टी ऑफ ट्राइंग, वो लोग कहते हैं जो मुजरिम है ना, ट्राइंग कोशिश करने के, ऐसा करने के, उनको बहुत सख्ती से डील विद करना चाहिए, उन्हें बड़ी सख्ती से निपटना चाहिए। मस्ट बी, अब देखो, अब मस्ट बी क्या है?
यहाँ पे हुआ है मस्ट बी मॉडल वर्ब का पैसिव स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है। मुझे कैसे पता चला है? मुझे ऐसे पता चला है कि मस्ट बी के बाद प्लस V3 लग जाए तो वो होता है पैसिव स्ट्रक्चर। जैसे मस्ट का मतलब तो होता है ना कि भाई ये काम होना ही होना चाहिए, तो अब वो काम कह रहा है, जैसे इसको चेक करो, वो कह रहा है कि द हाउस मस्ट बी क्लीन्ड, ये जो घर है ना लाजमी साफ़ होना ही चाहिए। मतलब करने वाला कौन है हमें नहीं पता, लेकिन ये जो घर है ना, मेरा मकसद जो है ना घर पे है, मस्ट बी क्लीन्ड, ये साफ़ होना ही चाहिए। यहाँ पे मस्ट बी डेल्ट विद हुआ है कि उनसे निपटा ही जाएगा। अब निपटने वाला कौन है हमें पता है कि ऑफ कोर्स ये हमारे कानून की बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिसर्स की बात करें, वही इनसे डेल्ट विद करेंगे ना। तो जब हमारा डूअर जो होता है ना वो अंडरस्टूड होता है तो वो मोस्टली हम नहीं लिखते। ओनली देन कैन थिंग्स चेंज, कह रहे सिर्फ तब भी जो चीज़ें हैं ना तब्दील हो सकती हैं। अब फिर ये देखो यहाँ पे हुआ है थिंग्स, यहाँ पे हुई है इस्तेमाल इन्वर्जन। इन्वर्जन क्या होती है? सिंपल स्ट्रक्चर क्या होता है? वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। जहाँ पे भी सब्जेक्ट प्लस वर्ब होती है वो सिंपल स्ट्रक्चर को शो करती है। जैसे थिंग्स कैन चेंज, चीज़ें जो हैं कैन चेंज, तब्दील हो सकती हैं। अब मैंने अगर इसकी इन्वर्जन बनानी है तो मैं कैसे बनाऊंगी? मैं कैन, ये जो हेल्पिंग वर्ब है, इसको बाहर ले आऊँगी, फिर उसके बाद लिखूँगी थिंग्स चेंज, जो चीज़ें हैं वो तब्दील हो सकती हैं। तो ये है इन्वर्जन। तो यहाँ पे इस्तेमाल हुई है इन्वर्जन। इन्वर्जन बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं लेकिन सिंपल फॉर्म में। आज का एडिटोरियल हो गया कंप्लीट। तो इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें, लेकिन कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। अल्लाह हाफिज़।